मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, इस बार जो मैंने आपका पूरा स्टेट की नोटिफिकेशन देखी और उस नोटिफिकेशन के अंदर मैंने जब सिलेबस नोटिस किया तो सिलेबस को मैंने एनालाइज किया और एनालिसिस के बाद मैंने पाया कि जो आपका जो सिलेबस है वो 9-10 से ज़्यादा है ही नहीं, और जहाँ जहाँ आपको 9-10 से ज़्यादा करने की ज़रूरत है वो कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक हैं वहाँ मैं आपको कराऊंगा। और अब से आपको अलग से नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो एनसीईआरटी प्लस जहां से एनसीईआरटी से ऊपर मैं कुछ भी कराऊंगा या कुछ एक टॉपिक को मैं डीप में जाऊंगा तो मैं आपको जब मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर तब आपको बताऊंगा कि यहाँ तक एनसीईआरटी है एंड देन इससे आगे आपको क्या करना है वो आप थोड़ा और डीप में कर लीजिए, वो आपके लिए सफिशियंट है। तो मतलब आपका नोट्स का टाइम भी बचेगा। और एनसीईआरटी वैसे आप विदाउट गाइडेंस पढ़ते हैं तो इट इज वेरी टफ बुक, लेकिन इट इज बेस्ट बुक, इससे अच्छी कोई किताब है नहीं। ऑलवेज फॉलो जहां जहां आपको एनसीईआरटी को बुक अवेलेबल होती है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी फॉलो योर एनसीईआरटी। मेरे पढ़ाने के बाद आपको लगेगा कि ये सीधा सीधा मैं टू द पॉइंट और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा, समझे। और आफ्टर दैट जहां कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करना है तो आप मैं बताऊंगा तो आप उसे ऐड कर सकते हो। तो नोट्स भी आपको थोड़े से बनाने और एनसीईआरटी आपको कंप्लीट आनी चाहिए और आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का डियर स्टूडेंट हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉ। केपलर्स ने हमारा जो प्लेनेटरी मोशन है इसके रिगार्डिंग उन्होंने 3 लॉ दिए थे। पहले लॉ वो क्या बोलते हैं, दी प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब क्या है कि एंड द सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ इलिप्टिकल पाथ। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि इलिप्टिकल पाथ क्या होता है, ओ वाला आपने पता हो। इलिप्टिकल क्या होता है, इस इलिप्टिकल पाथ वो होता है जिसके अंदर कंप्लीट स्फीयर ना होगे, और जो प्लेनेट हमारा सन है वो सन फिक्स है, और सन के अराउंड जितने भी पूरे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और वो जो चक्कर लगा रहे हैं वो एक स्फेरिकल पाथ में न लगा के, वो किस पाथ में लगा रहे हैं, वो एक गोलाकार पाथ में न लगा के किस पाथ में लगा रहे हो, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ वो होता है जिसके अंदर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा इलिप्टिकल पाथ है तो ये हमारा एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, मतलब ये देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस माइनर है, मतलब कम है, सॉरी। ठीक है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब एक साइड उनकी जो मिडल से हम लाइन क्रॉस करेंगे तो एक एक्सिस उसका बड़ा होता है और दूसरा एक्सिस उसका छोटा होता है। अब इसके लिए इलिप्टिकल पाथ के अंदर 2 फोकाई होते हैं। फोकाई का मतलब होता है इसके अंदर 2 इक्वी डिस्टेंस में 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट और इक्वी इसी डिस्टेंस पे यहाँ पर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये जितनी यहाँ से यहाँ है सेंटर से उतना ही दूर है, इधर से ये सेंटर से इतना ही दूर है जितना यहाँ से यहाँ है। ठीक है, तो हम अब 2 फोकाई बात नहीं करेंगे। तो सन क्या है, जो हमारा सन है वो इस पॉइंट पर पड़े, तो आप यहाँ पर हमारा सन है और इसके अराउंड ये इस इलिप्टिकल पाथ के अंदर, मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो धरती है वो यहां से यहां तक इस पे इलिप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रही है, समझे। अब अर्थ रिवॉल्व करेगी तो पहली डेफिनेशन क्या बोलती है, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लेनेट इन एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सन है, इसके अराउंड हमारी जो धरती है रिवॉल्व कर रही है। धरती में एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी प्लेनेट हो सकता है। हमारी जो अर्थ है वो इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम रही है, ये हमारी अर्थ है। पहले यहाँ ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते करते ये इसने एक सर्कल मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अब देखिए, तो ये हमारा माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, इस पे 2 फोकाई मैंने बताया। तो इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम सन है, ठीक है, वन ऑफ फोकाई का मतलब ये। तो क्या बोलता है, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट इज ए एलिप्स। एलिप्स का मतलब क्या है कि जो हमारा कोई भी सैटेलाइट या कोई भी जो हमारा ग्रह है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो पाथ है, जो उसका ऑर्बिट है वो प्लेनेट इज एलिप्स। एलिप्स का मतलब इलिप्टिकल एंड एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो फोकाई का मैंने बताया क्या, 2 फोकाई क्या होगी, एक ये और एक ये। कोई भी सेंटर से 2 डिस्टेंस जहां पर उसकी यहां से सेंटर से इधर जितनी दूरी है, यहां से यहां फॉर एग्जांपल ये है तो इतनी दूर एक पॉइंट और, तो इसने मान लिया कि सन यहां पर मान लिया एक फोकाई। ठीक है, एंड एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। समझ में आ गया। तो हमारी जो धरती है, कोई भी प्लेनेट है या कोई भी ग्रह है, सन के चारों तरफ, सन मिडल में होता है, एग्जैक्टली मिडल में होता, सेंटर से थोड़ा इस साइड लगाओ या इस साइड मान लीजिए, जैसा भी आपको समझने में उचित लगे। तो मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए अभी यहाँ पे इसको वन ऑफ फोकाई पे इसको रख दिया। फोकाई समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से
रिवॉल्व कर रहा है, तो किस पाथ में कर रहा है? इलेप्टिकल पाथ में। ये था केपलर्स का फर्स्ट लॉ। केपलर ने सेकंड लॉ बना दिया। केपलर ने सेकंड लॉ क्या दिया? उन्होंने बताया कि जो लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड जो प्लेनेट, जिस पाथ पे ये हमारा प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है। और इसके इधर से ये जो लाइन है, ये द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लेनेट, सन एंड द प्लेनेट, ठीक है, कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ इसका कि फॉर एग्जांपल यहां पर किसी भी टाइम टी में ये यहां P1 से पॉइंट P2 पे जाता है, रिवॉल्व करता है, तो ये इसने एरिया कितना कवर किया? ये सारा एरिया कवर किया, ठीक है। तो मत इज इक्वल टू, मान लिया हमने पहले यहां से P1 से P2 था, अब मैंने कोई 2 पॉइंट और ले लिए P3 टू P4, तो ये बोलता है कि अगेन एक टाइम T, गिवन टाइम के अंदर दे कवर P3 से P4 में जाने में जो एरिया कवर किया। मतलब क्या हुआ आप समझेंगे, अभी आपको बताऊंगा। देखो ये बोलता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट, कौन सी लाइन? यहां से, मतलब मान लिया प्लेनेट यहां पर था तो ये लाइन ज्वाइनिंग ही होगी। यदि प्लेनेट यहां पर है तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग कौन सी हुई? सन टू पॉइंट फोकस पॉइंट से लेके ये, तो ये वाली ज्वाइन हुई। ये क्या थी? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट। यदि पॉइंट P1 पर है तो ये लाइन, यदि पॉइंट P3 पर तो ये लाइन, और यदि पॉइंट P2 पर है तो ये लाइन। तो लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट एंड द सन, स्वीप का मतलब घेरती है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ कि टाइम फिक्स है यहां पर, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड 10 सेकंड, और ये जो उस टाइम के अंदर टी मैंने फिक्स लिया इधर से, मान लिया पहले P1 से P2 गई, तो जो इसने ये एरिया किया यहां से ऐसे गया और फिर ऐसे, तो ये जो एरिया है ये इक्वल है। मान लिया मैंने एक टाइम स्लॉट और लिया, वो यहां से टी अगेन टाइम फिक्स किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये जो एरिया P3 से P4 में जाएगी, तो ये दोनों एरिया बराबर हैं। इसका अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये हुआ इसका कि आप देखिए यहां से यहां तक P1 टू P2 टाइम तो T लिया इसने, और यहां से यहां तक टाइम वही T लेगा, टाइम बराबर लेगा। तो यहां से यहां जाने में इसको दूरी कितनी, लीनियर वेलोसिटी कितनी हुई? जस्ट इतना ही तो चलना है इसको, ठीक है। और यहां से यहां जाने में इसको कितनी लीनियर वेलोसिटी की, इसकी यहां से यहां जाने में इसको कितनी, मैं इसको एक बार स्ट्रेट मान लेता हूं समझाने के लिए, इसलिए मैं इसको लीनियर वेलोसिटी बोल रहा हूं। यहां से यहां तक जाएंगे तो ये यहां से यहां तक दूरी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन टाइम वही है, टाइम T है, यहां पर भी T है, तो यहां पर भी T टाइम है और यहां पर भी T टाइम है, टाइम इक्वल है। तो जब P1 टू P2 जाएगी तो ये तो बहुत कम डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको जब सन से दूर होगी है तो कम ये स्लो चलेगा। मतलब इसकी वेलोसिटी जब सन से हमारी जो प्लेनेट दूर होगा तब उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जब ये पास आएगा तो उसी टाइम में इसको ज्यादा चलना है, क्योंकि एरिया तो बराबर क्रॉस करना है ना, तो उसी टाइम के अंदर ये इसको बहुत फास्ट चलना होगा। समझ गए आप मेरी बात? अगेन मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको कि ये था एरिया बराबर करना है हमें, ये एरिया इसके बराबर होगा, ये तभी होगा ना जब ये पास होगा। तो ये मान लिया मैं इसको छोटा ले लेता, यहां से यहां तक ही ले लेता, तो ये एरिया बहुत कम होगा, ये बराबर ये एरिया कम हुआ, तो इक्वल एरिया इक्वली इंटरवल ऑफ टाइम तो नहीं हुआ, टाइम मैंने फिक्स किया है। तो ये एरिया इसके बराबर तभी आएगा जब ये यहां फास्ट रिमूव करेगा, बहुत तेजी से चलेगा, तब ये जाके इतना एरिया कवर करेगा। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम वही, और इधर से कम दूरी में जाने में भी टाइम वही। तो जब इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जब भी कोई भी प्लेनेट सन से दूर है तब उसकी स्पीड कम होगी, एंड जब वो पास होगा तो उसको बहुत तेजी से घूमना पड़ेगा, क्योंकि उसको एरिया उतना ही कवर करना है। ये थी केपलर्स सेकंड लॉ। कैसे आया देखिए, एरिया, कौन सा एरिया? मैंने आपको ये बताया, एरिया P1 F P2, P1 F P2, ये एरिया, ठीक है। ये एरिया किसके बराबर है? इज इक्वल टू एरिया P3 F P4, P3, ठीक है, P3 से यहां गए और हम ये पॉइंट, तो ये जो एरिया है ये इक्वल है। अब इक्वल है, इसका कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया कि गिवन टाइम फिक्स है और इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सन के पास आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा कि जब ये सन के पास होता है तो क्या प्लेनेट की स्पीड घटती है बढ़ती है? ऑब्वियस सी बात है, यहां से आप देख सकते हैं, और यहां से स्पीड उसकी बढ़ेगी। कौन सी? लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम स्पीड बोल रहे हैं, या लीनियर वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, और यहां पर उसकी वेलोसिटी जब सन से दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? लीनियर वेलोसिटी। अब उन्होंने क्या, जो केपलर ने थर्ड लॉ दिया। अब थर्ड लॉ उन्होंने क्या बताया
कि मान लिया ये हमारी जो अर्थ है या जो प्लेनेट है, ये एक राउंड कंप्लीट करता है किसी टाइम टी में, मतलब यहां से स्टार्ट किया और वापस घूमते 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 वापस यहां पर वापस आ गया, एक रिवॉल्यूशन पूरा हुआ इसका। मान लिया इसका टाइम पीरियड था टी, टाइम पीरियड टी टी। तो ये बोलता है कि, और इसकी रेडियस अभी तो यहां से यहां तक रेडियस ये होगी, अभी रेडियस लंबी है, फिर थोड़ी और छोटी हुई, थोड़ी और छोटी हुई, फिर और छोटी, फिर रेडियस क्या होगा, कभी छोटी है कभी बड़ी है। तो इन्होंने क्या पाया कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस का मतलब क्या है, अभी तो बड़ी है। देखो फॉर एग्जांपल अभी प्लेनेट यहां से यहां पर था तो रेडियस तो बहुत बड़ी हुई, और जब प्लेनेट यहां पर तो रेडियस कम हो, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक इसको एवरेज रेडियस लिया, किसका, किसी भी प्लेनेट का जब वो सन के अराउंड घूम रहा है तो एवरेज रेडियस। तो इन्होंने बताया कि जो क्यूब ऑफ एवरेज रेडियस है, ये एवरेज रेडियस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मतलब देखिए आप बात को, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि कभी छोटी पड़ती है कभी बड़ी होती है, एक्चुअल में तो ऐसा ही है, तो उसका मीन ले लेंगे, मतलब टोटल डिवाइडेड बाय मीन आपको निकालना आता है, एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट। तो मीन मतलब डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, रेडियस क्या ले लिया आर, उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड या फिर हम करेंगे ऑर्बिटल पीरियड का मतलब होता है ऑर्बिटल पीरियड और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। समझा मेरी बात, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब वन रिवॉल्यूशन या पूरा करने में इसने जितना टाइम लिया वो उसका स्क्वायर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के क्यूब के, कौन सी, एवरेज रेडियस के, जो एवरेज रेडियस इसकी होगी उसका जो क्यूब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन। तो ऑर्बिटल पीरियड इसको बोलेंगे, ऐसे करने टाइम करेंगे टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आप इसके यहां से हम कंक्लूजन का निकालेंगे, R3/T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी आएंगे हम, तो T2 नीचे आएगा, तो ये हमारा कंक्लूजन निकला कि R3/T² इज कांस्टेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो न्यूटन्स लॉ थे ना, न्यूटन्स ने जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया उनका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू G(m)(m)/r² था ना। जो न्यूटन्स थे ना उन्होंने ये जो लॉ था ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ दिया था वो केपलर्स के थर्ड लॉ से ड्रॉ किया था। पेपर में आ सकता है डियर स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से सुनिए कि उन्होंने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ दिया था उसको इन्होंने ड्राइव किससे किया था, केपलर्स थर्ड लॉ से। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, वैसे आपके 10th क्लास में 9th क्लास में कंप्लीट दिया हुआ है चैप्टर, शायद आपका है 10th चैप्टर है, कंप्लीट दिया हुआ, आपको पेपर में नहीं आएगा, वो डेरिवेशन भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन से ग्रेविटेशन लॉ है उसकी डेरिवेशन कहां से है, किस पर बेस्ड है वो, तो डेफिनेटली वो किस पे बेस्ड है, केपलर्स थर्ड लॉ से ड्राइव हुई है। ठीक, कंप्लीटली एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो इससे फालतू आपको करना भी नहीं। ठीक है, अब हम करेंगे सैटेलाइट। अब हम करेंगे सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट एक कोई बॉडी है, कोई भी एक बॉडी जो अपने से बहुत ज्यादा बड़े बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लगातार चक्कर लगा रही है, और इन ए गिवन ऑर्बिट, उसका जो रास्ता है वो फिक्स है। अब सैटेलाइट फॉर एग्जांपल हमारी जो धरती है उसके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, तो हमारा जो धरती की सैटेलाइट क्या हुई, जो नेचुरल सैटेलाइट हुई, जो हम भगवान की बनाई हुई है या फिर प्रकृति के नेचर द्वारा बनाई गई, वो क्या है, चंद्रमा है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट हुई। इसी तरह हम ह्यूमन बीइंग भी ने भी सैटेलाइट बनाई है, किसके लिए, रेडियो चैनल के लिए, सिग्नल ट्रांसफर के लिए, या फिर टीवी सिग्नल ट्रांसफर के लिए, जो हम इंटरनेट पर जो डाटा हमें मिल रहा है, अभी आप रीड आउट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सैटेलाइट की देन है। तो सैटेलाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नो डाउट आपके उन्होंने सीधा सा सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन 2 से 5 मिनट का टॉपिक है, कोई लंबा नहीं है, तो हमें जरूर कर लेना चाहिए। अब सैटेलाइट के, तो सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट हुई, एंड दूसरी कौन सी हुई, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, जो आदमी बनाया और अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने बनाया, तो वो कैसे रिवॉल्व करती है, उसका तरीका कैसे लॉन्च होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि मान लिया हमारी अर्थ है, और अर्थ की लगभग जितनी रेडियस है उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचाई पर जाके, और हमने कोई चीज फेंकते हैं, तो यदि हमने कुछ ज्यादा उस पर जोर नहीं लगाते तो वो बॉडी कहाँ गिर जाएगी, आके अर्थ के सरफेस पे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर है, तो फोर्स धरती अपनी तरफ खींचेगी, गिर जाएगी। फिर हमें थोड़ा और फोर्स लगाया तो वो थोड़ा आगे गिर जाएगी, हमने थोड़ा और फोर्स ज्यादा बढ़ाया, ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं, कितनी, हमारी जो रेडियस ऑफ अर्थ है उससे कहीं ज्यादा, मतलब जो हाइट है वो इससे कहीं ज्यादा ऊंची है, रेडियस से भी ज्यादा, उससे ऊंचाई से फेंकते हैं तब,
और हमने यदि फोर्स बढ़ाता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो धरती पे गिरने की बजाय ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगी। इसकी इंटेंशन तो धरती पे गिरने की होगी, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस पर काम कर रहा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या हुआ कि जो धरती इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो अपने सेंटर की तरफ इसको खींचेगी, और इस सैटेलाइट, जो भी सैटेलाइट होगी, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगी, उसकी गिरने की कोशिश तो किसकी तरफ होगी, धरती के सेंटर की तरफ होगी, लेकिन एक मच हायर स्पीड पर वो होगी, वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। इंटेंशन सेंटर की तरफ होगी, लेकिन यही जो इंटेंशन है अब इस पर फोर्स काम कौन सा कर रहा है, धरती उस बॉडी को, किसी भी सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही है, तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको गिरा रहा था, यही ग्रेविटेशनल फोर्स अब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करना शुरू कर देगा, और ये जो बॉडी है कंटिन्यूअसली इसके अराउंड, धरती के अराउंड घूमती रहेगी। बेनिफिट मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरी है। तो ये थी हमारी सैटेलाइट। सैटेलाइट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली इन एन ऑर्बिट अराउंड कंपेरेटिवली मच लार्जर बॉडी। तो धरती के बजाय जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कितना साइज होगा, बहुत कम, और नेचुरल भी हो तो जो हमारी धरती के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, तो धरती से तो कम से कम 81 to 82 टाइम्स स्मॉलर ही है। इसी तरह अब देखिए, आपके इसके बीच में एक लाइन मैंने लिखी है, जुपिटर हैव 16 सैटेलाइट एंड सैटर्न हैव 18 सैटेलाइट। ये रेफरेंस है प्रॉपर, कौन सा, एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, 9th क्लास में दिया हुआ है। तो इस बार जो लास्ट ईयर जो हमारा स्टेट था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था, द प्लेनेट विच हैव मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट, तो कौन सा है, सैटर्न है, शनि। ये इवन 6th क्लास में भी आ जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने क्या किया कि किसी ने गूगल सर्च किया हुआ था, किसी ने कहीं से पढ़ा हुआ था। अब लेटेस्ट क्या है, 81 ने पता नहीं कितनी कितनी बताई हुई है, वो अभी वेरीफाइड नहीं है, प्रूव्ड नहीं है। प्रूव्ड कितनी है कि शनि ग्रह के 18 सैटेलाइट और हमारा जो जुपिटर उसकी 16 है। तो मैक्सिमम सैटेलाइट कभी क्वेश्चन आ जाए तो करेक्ट आंसर है शनि ग्रह, उसकी मैक्सिमम। और सबसे खूबसूरत ग्रह भी यही है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो छल्लेदार बनते हैं, डिजाइन बनते हैं, वो भी शनि ग्रह के चारों तरफ बनते हैं। अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब सैटेलाइट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम जिस एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसको इतनी स्पीड से हम फेंकेंगे कि ये रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगी, तो वो मिनिमम स्पीड जिससे हम उस बॉडी को फेंका और ये उसके धरती के चारों तरफ मिनिमम, और ये रिवॉल्व करना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन ए गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब मैंने इसको यहां रखा था, इस ऑर्बिट के अंदर इसको पुट कर दिया, हो सकता है इसको थोड़ा ऊंचा करता तो वहां पर क्या होता, तो उसकी स्पीड हमने क्या करनी पड़ती, ज्यादा ऊंचा होता तो उतनी स्पीड। अब इससे नेक्स्ट 1 मिनट, तो पुट द सैटेलाइट इन ए गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसके लिए फार्मूला क्या है, v जो वेलोसिटी है, जिस स्पीड से मानिए साइड पर, अर्थ साइड पर इसकी वेलोसिटी ये थी, कोई भी बॉडी है जिसका मास हम स्मॉल m लगा लीजिए, कोई भी एक सैटेलाइट है, अब वो रिवॉल्व करे तो वेलोसिटी gm अपॉन r, m इज द मास ऑफ द अर्थ। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है। और r इज द रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, मतलब धरती की रेडियस तो उसके अंदर इंक्लूड है, प्लस हाइट उसकी जितनी धरती के ऊपर हमने उसको लॉन्च किया है या उसको रिवॉल्व करवाना चाह रहे हैं, तो r इज इक्वल टू r प्लस h। अब देखिए यहां से आप, यदि रेडियस फालतू हुई, मतलब जितनी ऊंचाई से हम उसको रिवॉल्व करवाना चाहेंगे, तो वेलोसिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यदि हम इसको धरती के जितना पास लेके आएंगे, धरती की जो रेडियस कम होगी, तो ऑब्वियसली बात क्या है, रेडियस कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। धरती के पास यदि हम कोई सैटेलाइट, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि यदि हमने किसी भी सैटेलाइट जो हम लॉन्च करना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, और हम उसको धरती के पास और एक हम धरती से दूर लॉन्च करना चाहते हैं, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है जिसकी धरती के पास होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और धरती से दूर होगी तो वेलोसिटी कम होगी। यहां से क्वेश्चन आता है। तो v इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। दूसरा किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। कहीं इस फार्मूले में ये मेंशन नहीं है कि gm अपॉन r सैटेलाइट का मास कितना है। इसका मतलब चाहे वो बड़ी बॉडी सैटेलाइट आप बड़ी ले लीजिए, चाहे आप सैटेलाइट छोटी ले लीजिए, वेलोसिटी हमें उतनी ही देनी पड़ेगी। अब बड़ी, तो अब इसके बाद का मतलब क्या हुआ, बड़ी बॉडी है तो उसको वही वेलोसिटी देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक गिवन वेलोसिटी देने के लिए वेलोसिटी फिक्स है, वो उतनी वेलोसिटी हमने उसको दे दिया तो वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगी, चाहे बॉडी छोटी हो चाहे बड़ी हो। फार्मूले में क्लियर कट है। अब इसका मतलब है यदि बॉडी बड़ी होती है तो हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और यदि छोटी है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी सेम।
डिक्रीज विद इंक्रीज इन द रेडियस, ऑब्वियसली बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। यदि हम मैक्सिमम जो सैटेलाइट की बात करते हैं तो हम अर्थ की बात करते हैं कि हमें अर्थ पर ही हम रह रहे हैं और वहीं से हमें सैटेलाइट का यूज करना है और उसी को फायदे लेने। यदि तो किस पे डिपेंड कर रही है, मास एंड रेडियस। अब फॉर एग्जाम्पल धरती के बिना कोई और प्लेनेट हो तो उसकी रेडियस बड़ी होगी क्योंकि मास पे डिपेंड है। तो मास पे इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो इसकी डेंसिटी में जाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि उसके मास पे डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा मास किसी भी प्लेनेट का होगा उसके अराउंड यदि हमने किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। ये था हमारा सैटेलाइट। अब एक सैटेलाइट में हमारे दो तरह की सैटेलाइट होती है। एक तो हमारी जो धरती है इसके इक्वेटोरियल एक्सिस के चारों तरफ सैटेलाइट घूमे, ठीक है, और एक होता है इसके कौन से एक्सिस की तरफ घूमे, इसके पोलर एक्सिस की तरफ। जो सैटेलाइट हमारी जो धरती है इसके पोलर एक्सिस की तरफ घूमती है, मतलब ये हमारा पोल है। अब पोल धरती के पोल के अराउंड घूमती है, मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट है। ये हमारी धरती है, ये पोल है, इसके अराउंड धरती ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है इक्वेटोरियल एक्सिस पर, ऐसे ऐसे। अब देखिए तो पोल तो फिक्स है और धरती ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है इसके अंदर। अब यदि हमने कोई ऐसी सैटेलाइट लगाई जो इसका पोल टू पोल मतलब अपर पोल से लेके ऐसे रिवॉल्व करवा दें तो उस सैटेलाइट को बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। अब पोलर सैटेलाइट की खास बात क्या है कि मैक्सिमम जो सैटेलाइट होती है वो पोलर नहीं होती। पोलर सैटेलाइट कब यूज करते हैं, पोलर सैटेलाइट अगर हम करेंगे तो धरती के पोल से ऐसे रिवॉल्व करेगी तो वो सैटेलाइट पूरी धरती को 2 बार कवर कर देती है पूरे दिन में। तो वो जो डाटा कलेक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। और हम किसके लिए यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए हमें फोरकास्टिंग करनी हो कि वेदर कब होगा, कब बारिश होगी, कब गर्मी पड़ेगी, कब लू बढ़ेगी, इस तरह की। तो ये जो काम करती है वो पोलर सैटेलाइट करती है। बाकी मैक्सिमम जो सैटेलाइट होती है वो कौन सी होती है, इक्वेटोरियल सैटेलाइट। उसी के अंदर एक होती है हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मैं आपको एक बताऊंगा कि क्या होती है, 2 मिनट की बात है, और ये हमारी सैटेलाइट कंप्लीट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, लाइट जियो का मतलब होता है हमारी धरती, जियो वर्ड अर्थ के लिए यूज होता है। जियो स्टेशनरी का मतलब फिक्स, जो बदलती हुई ना दिखे। जियो धरती के रेफरेंस में जो सैटेलाइट स्टेशनरी दिखे मतलब एक फिक्स दिखे और हमें ये लगे कि ये फिक्स है, ये रिवॉल्व नहीं कर रही है, उस सैटेलाइट को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सैटेलाइट यदि हम धरती के अराउंड हम वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो हम धरती से जब उसको देख रहे होते हैं तो विद रेफरेंस टू धरती उसकी पोजीशन फिक्स होती है, एक गिवन हाइट उसकी और एक जो गिवन वेलोसिटी पर वो रिवॉल्व कर रही होती है और हमें लगता है कि ये स्टेशन ये फिक्स है। कैसे, और उसका फायदा क्या है कि वो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो धरती रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, वो कितने, उसका टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर, 24 घंटे वो कंप्लीट अपना राउंड लगा लेती है। तो उसी स्पीड से यदि कोई भी सैटेलाइट हम लॉन्च कर दें किसी भी हाइट पर, यदि वो धरती के अराउंड जिस साइड में धरती रिवॉल्व करे उसी डायरेक्शन में यदि वो रिवॉल्व करे धरती के चारों, मतलब धरती जितनी रिवॉल्व किया उतना यदि वो आगे बढ़े तो हमें क्या लगेगा, हम जितने बड़े उतनी वो बढ़ेगी, तो हमें क्या लगेगा, वो फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड, तो पहली बात ये हुआ कि धरती का जितना टाइम पीरियड है अपने एक्सिस की तरफ, एक्सिस के अराउंड कंप्लीट करने का वो 24 घंटे है, तो उसका जो टाइम पीरियड वो भी कितना होगा, 24 घंटे। अब उसकी हाइट कितनी होगी, किस हाइट पे उसको लॉन्च करना, लॉन्च होगी, और क्या उसकी स्पीड होगी, ये 3 चीज आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी धरती है और धरती ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है अराउंड इट्स एक्सिस। अभी कि जितनी ये अपनी जगह से 5 किलोमीटर मूव किया 10 सेकंड के अंदर, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी 10 सेकंड के अंदर 5 किलोमीटर रिवॉल्व कर जाएगी। तो हमें क्या लगेगा कि जो सैटेलाइट वो घूम ही नहीं रही है विद रिस्पेक्ट टू अस, जितने हम घूमे उतने ही घूमे, इसका मतलब वो फिक्स है। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में आएगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही क्यों, तो उसकी वजह यह है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करती है, फॉर एग्जाम्पल हमारा दूरदर्शन चैनल है, ठीक है, ये भारत सरकार का चैनल है। अब भारत सरकार ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की तो उसका भारत सरकार का एक टारगेट है कि ये पूरे हिंदुस्तान में दिखनी चाहिए, नहीं कि उनका कोई टारगेट, वो जब चैनल का कोई लॉन्च करते हैं तो उससे पहले उसका टारगेट होता है फिक्स कि हमें हिंदुस्तान में अकेले लॉन्च करना है, हिंदुस्तान के किसी पार्ट में लॉन्च करना है, या किस हिस्से में करना है, कंप्लीट में करना है, या फिर हिंदुस्तान से बाहर भी करना है। तो उसी हिसाब से सैटेलाइट की लॉन्च होगी। अब सैटेलाइट लॉन्च होगी तो उसी हिसाब से उसकी हाइट और वो चीजें देखी जाएंगी।
तो जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, मतलब जब भी कोई सैटेलाइट छोड़ी जाती है, तो उसका एक टारगेट होता है, और उस टारगेट बेस पे ही उसका टारगेट क्या होता है, कितने लोगों को कवर करना है। अब जिस तरह आपने जियो के टावर देखे होंगे या फिर एयरटेल के टावर देखे होंगे, हर जगह टावर है। अब जियो की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है हरियाणा के अंदर। उसकी वजह क्या है कि जियो ने जिस तक कुछ सारे स्टेट को तो इन्होंने अच्छे से कवर नहीं किया, कहीं एयरटेल की बेस्ट है, कहीं जियो की है। अब जियो ने जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च की, उसने कुछ एक स्टेट को ज्यादा टारगेट किया कि हमें यहाँ बेस्ट सर्विस देनी है, अपने अपनी उनकी स्ट्रेटेजी है। अब हरियाणा में उनकी बेस्ट सर्विसेज है, क्योंकि उनका जो सैटेलाइट है वो जब सिग्नल छोड़ रहा होता है, तो जब उन्होंने कोई भी कंपनी उन्होंने लॉन्च किया ना, तो उस टाइम टारगेट था कि हमें ये स्टेट कवर करना है, ये सैटेलाइट लॉन्च किया। तो उन्होंने भारत के जो हमारा मैप है, धरती पर हमारा जो पृथ्वी पर इंडिया का एक जगह है, उसके अंदर जो 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 स्टेट कवर करने उसको टारगेट करना है उसको, तो जो सिग्नल आएंगे वो धरती पर उसी पार्ट में पड़ेंगे। मान लिया उसका धरती पर हमारा जो इंडिया यहाँ पर है, फॉर कंप्लीट इंडिया का उनका टारगेट है, या फिर हरियाणा मान लीजिए इसको, धरती पर इस पार्ट में हमारा भारत है, हमारा इंडिया, इसी के अंदर कुछ ये हिस्सा है, ये हरियाणा है। मान लिया ये फिक्स ना हो, तो क्या होगा कि धरती, अब हरियाणा अभी तो यहां पर है, यदि धरती ज्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर जाए या कम स्पीड से कर जाए एज कंपेयर टू ये, तो अभी तो ये इसका अब जो सिग्नल आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, जो हमारे हरियाणा में जो टावर है वो सिग्नल कैच कर रहे हैं। यदि ये ज्यादा स्पीड से कर गई तो ये क्रॉस कर जाएगा, किसी और स्टेट में जाएगा सिग्नल, तो अल्टीमेटली क्या है कि ये कहीं अपना सिग्नल प्रॉपर नहीं दे पाएगी। अभी तो उसका सिग्नल कहां जा रहा है, हरियाणा के अंदर गया हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद उसका सिग्नल कहां जाएगा, हो सकता है कि वो दिल्ली को क्रॉस कर जाए, तो उसके बाद हो सकता है वो राजस्थान में बेस्ट हो। तो इस ये थोड़ी होगा कि आपको जो इंटरनेट सर्विस मिल रही है वो अभी आधे घंटे के लिए हरियाणा में बढ़िया चल रहा है, 2 घंटे के लिए राजस्थान में बढ़िया चल रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो सर्विस बेस्ट होगी नहीं और कंपनी फेल आउट कर जाएगी। तो उसके लिए क्या है, जो सैटेलाइट है वो एक टारगेटेड पीपल के लिए लॉन्च की जाती है, टारगेटेड फंक्शन के लिए लॉन्च की जाती है। तो उसकी जो पोजीशन है वो धरती से जिस जो टारगेट किया जाता है उस पोजीशन से फिक्स रहनी जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है किसकी, जियो स्टेशन सैटेलाइट। अब इसके बारे में 3 चीज पूछी जाती है कि किस स्पीड पर, तो एक गिवन हाइट फिक्स होगी इसके बारे में, टाइम पीरियड 24 आवर हो गया इसके बारे में, हाइट कितनी होगी 36,000 किलोमीटर जो हमारी धरती के सरफेस से ऊपर ये लॉन्च होती है, मैं फिक्स है, और इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 3.1 किलोमीटर, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये लॉन्च होगी। तो कोई भी सैटेलाइट जिसकी स्पीड, तो पेपर में क्वेश्चन आता है जियो स्टेशन सैटेलाइट की हाइट क्या है, 36,000 किलोमीटर, उसका टाइम पीरियड ऑब्वियस सी बात है 24 घंटे जो धरती का अपने एक्सिस की तरफ घूमने का है, और इसी तरह उसकी स्पीड कितनी होगी 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए इसकी मैंने आपको बता दिया, सैटेलाइट विच अपीयर टू बी एट ए फिक्स्ड पोजीशन एट ए डिफाइंड हाइट दैट इज स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर, मतलब देखने वाला, धरती पर कोई देखने वाला है, ऑन अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अब इसका हाइट कितनी होगी 36,000 किलोमीटर, बार बार पेपर में आता है। इसका वेलोसिटी कितनी होगी 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होगी, टाइम 24 घंटे ही होगा, क्योंकि धरती के अकॉर्डिंग जितनी स्पीड से धरती को उसी स्पीड से ही घूम रही है, उतने टाइम में इसको रिवॉल्व करना है। अब एक टॉपिक आता है एस्केप वेलोसिटी, ये भी कई बार पेपर में पूछ लेता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सुनना आपको नोट डाउन भी करने की जरूरत नहीं, बस एस्केप का मतलब क्या होता है बस निकलना। मैंने कोई बॉडी, ये मार्कर था, धरती से सतह से ऊपर हमने फेंका, ये लौट के वापस आएगा, मैंने और स्पीड से फेंका, थोड़ी देर बाद वापस आएगा, और स्पीड से फेंका, थोड़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली धरती पे वापस आके ही गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो इसको अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये धरती पर आके वापस गिरेगी। यदि मैं किसी भी चीज को एक ऐसी स्पीड से फेंक दूं कि ये हमारे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, या जो धरती का ग्रेविटेशन जो खींचने की, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की एक लिमिट है, उस लिमिट से इसको दूर ले जाऊं, या ग्रेविटेशनल फील्ड से, ग्रेविटेशन फील्ड आपको मैंने करवाया नहीं सिलेबस में नहीं, फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां तक धरती किसी चीज को खींचती है, इफेक्टिव जो उसका खींचने की क्षमता है, यदि मैं उस रेडियस से उसको दूर फेंक दूं, ऐसी स्पीड से फेंक दूं कि उससे दूर चली जाए, तो धरती पे कभी वापस लौट के नहीं आएगी। तो जब कोई बॉडी मैं अपवर्डली, वर्टिकली अपवर्ड फेंकूं, और वो धरती एक ऐसी स्पीड से फेंकूं कि वो धरती पर लौट के वापस ना आए, तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे, उस वेलोसिटी क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। और धरती के केस में क्या है, इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये पेपर में एक रटना है, इसको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है,
रट लो, और पेपर में आता है 11 कितने किलोमीटर से, तो एस्केप वेलोसिटी धरती के केस में 11.2। अब इसका मतलब क्या होगा, जिस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा हुआ तो एस्केप वेलोसिटी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका पुल उतना ही ज्यादा, उसकी जो खींचने की क्षमता उतनी दूर तक होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लेनेट के साइज और मास के, ठीक है। ये था एस्केप वेलोसिटी। अब जो मैंने आपको सैटेलाइट कराया केपलर लॉ के बाद करवाया, क्योंकि केपलर लॉ में आपने देखा कि किस रिगार्डिंग है, प्लेनेटरी मोशन के रिगार्डिंग है, तो जो उसी का एक कुछ पार्ट था, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आपको इसके आप नोट्स बना सकते हैं। तो गो हेड विद सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट एंड देन एस्केप वेलोसिटी। इससे फालतू आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेंस में, अस्टेट टीजीटी छोड़ो, आप इवन पीजीटी में भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, अब हम नेक्स्ट करेंगे मोशंस ऑफ बॉडी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हमने जो 3 से इक्वेशन जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस के अंदर हमने पढ़े हैं, तो कोई भी बॉडी हम 3 इक्वेशन फॉलो करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। सेम इक्वेशन यहाँ पर भी लागू होंगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर जो ए है वहां पर हर जगह यूज हो जाएगा जी का। बस फर्क इतना है कि अब जी 2 सिंबल लिए जाएंगे, कि कभी हम जी को नेगेटिव लेंगे, हम कभी जी को पॉजिटिव लेंगे। अब पॉजिटिव कब लेना, नेगेटिव कब लेना, एंड जी को हम पॉजिटिव तब लेंगे जब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, यदि उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इन दैट केस हम जी को पॉजिटिव लेंगे। और यदि एक्सेलरेशन बॉडी का अपोजिट है उसकी मोशन से, डायरेक्शन से, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक बॉडी यहां से ड्रॉप करवाया, तो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। अब वो नीचे की तरफ जब जा रही है तो मोशन किस साइड, नीचे की तरफ, और धरती की वजह से ग्रेविटेशन जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, वो भी नीचे की तरफ, मतलब जी भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो जी है जिसकी वैल्यू 9.8 है उसका हम पॉजिटिव लेंगे। अब हम एक केस और लेते हैं, मान ली उस बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका, अब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस साइड है, वो तो धरती की साइड होगा हमेशा, लेकिन बॉडी जा कौन सी साइड रही है, वेलोसिटी जो उसकी जो स्पीड की डायरेक्शन कौन सी साइड है, अपवर्ड। इस केस में हम ए को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। तो जब हम फ्यूचर में अभी कोई न्यूमेरिकल करेंगे, और जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बस ये जो आपने ऑलरेडी वैसे कर भी लिए होंगे, इस इक्वेशन के अंदर जो ए की वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव बताने के लिए मैंने ये इक्वेशन यहाँ लिखवाई। अब इसमें एक और चीज है, आपका एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है, एनसीईआरटी में कंप्लीट दिया हुआ है, इतना ही करना जितना मैंने आपको बताया। अब बॉडी अंडर फ्री फॉल, अंडर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, मान फ्री फॉल का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी है वो मोशन कर रही है या गिर रही है, उस पर और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है एक्सेप्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। अब फ्री फॉल के अंदर क्या मैंने आपको बताया था पहले, G इज इक्वल टू GM/r²। इससे रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या है कि कोई भी बॉडी मान लिया इसका मास m है, यदि मैंने इसको यहां से ऊपर से ड्रॉप करवाया, इन दैट केस क्या इसके मास पे डिपेंड कर रही है कि ये कब जाके अर्थ पे टकराएगी, क्योंकि G इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन तीनों इक्वेशन में जब हम ए की जगह जी की वैल्यू रखेंगे तो जी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब जी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 2 बॉडी ली, एक 5 kg की और एक 10 kg की, दोनों को हमने एक साथ यदि ऊपर से हम गिराएंगे, फॉर एग्जाम्पल सेम बॉडी है, सेम कोई उसका मटेरियल अलग अलग नहीं है, तो वो एक साथ जमीन पर टकराएंगे। कई बार पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों इक्वेशन में कौन सी हम उसको जब वो टकराती है लागू करके अप्लाई करके, हम जब फॉर्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल निकालेंगे, तब ए की जो वैल्यू है वो दोनों जो ए की वैल्यू है क्या इन बॉडी के मास पर डिपेंड करेगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए जी का फॉर्मूला GM/r², तो ये मास अर्थ का काउंट हो रहा है, बॉडी जो गिर रही है उसका मास का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास पे डिपेंड करेगी ही नहीं, जितने टाइम में ये नीचे अर्थ के सरफेस पे टकराएगी उतने टाइम में वो बॉडी टकराएगी। लेकिन कई बार पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है, हमने कोई पेपर लिया, कोई पेपर का टुकड़ा लिया और हमने फॉर एग्जाम्पल एक ये डस्टर लिया, जब मैं इनको गिराऊंगा तो ये दोनों एक साथ अर्थ के सरफेस से टकराएंगे या नहीं टकराएंगे।
अब इसमें दो चीजें हैं, यदि वो पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये दे इफ देयर इज नो एयर ड्रैग, मतलब क्या हुआ, यदि हम इनको वैक्यूम में गिराएं और एयर का जो रेजिस्टेंस है, मतलब एयर जब कोई बॉडी चलती है तो हवा उसको रोकती है, अब वो नीचे की तरफ गिराएं और हवा का जो रोकना है उसको हम नेग्लेक्ट कर दें या उसको कंसीडर ना करें, इन दैट केस तो ये दोनों एक साथ ही टकराएंगे। बट यदि ये कंसीडर करेंगे हम, तो प्रैक्टिकली हम जब डालेंगे एक्चुअल में, तो प्रैक्टिकली डालेंगे तो जो कागज का टुकड़ा है वो लेट गिरेगा एज कंपेयर टू ये हमारा जो डस्टर है, क्योंकि इसका इस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस पर कम होगा, तो ये साथ तभी टकराएंगे जब इन पर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो, अदरवाइज कागज का टुकड़ा बाद में टकराएगा एज कंपेयर टू डस्टर। अब हम करेंगे मास एंड वेट। व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दम। मास क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेन्ड बाय द बॉडी, मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना सामान है, कितना सब्सटेंस वो रखती है, उसके मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, उसका मास। और ये किस में मेजर किया जाएगा, हमेशा इसकी यूनिट होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी किलोग्राम। तो जब भी हम फिजिक्स में फ्यूचर में जब कभी भी पढ़ रहे हो और उसके एसआई यूनिट किलोग्राम में यदि वो लिखा गया है, इसका मतलब वो मास की बात कर रहे हैं। और इट इज द मेजरमेंट, मेजरमेंट इसका कैसे होगा, इट इज एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्शिया, मतलब क्या हुआ कि अब कैसे पता लगेगा कि किसी बॉडी के अंदर सब्सटेंस कम है या ज्यादा है, तो ये जिस बॉडी का जितना ज्यादा इनर्शिया है, इसका मतलब उसमें उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका मतलब उसमें उतना ही ज्यादा मास है, ठीक है। और मेजरमेंट में फिर बता रहा हूं, इसका एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सिंपल सा है। सबसे पहले तो यदि क्वांटिटी दी और किलोग्राम में दी है तो आपका सीधा समझ जाना चाहिए कि क्या है, मास है। दूसरा वेट, वेट क्या है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल ऑन ए बॉडी। सिंपल लैंग्वेज में जब मैंने आपको बताया था जी इज इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर, तो जी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू अर्थ, कि धरती हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और जिस पुल के द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा वो खींच रही है, वो किसके बराबर था, उसके वेट के इक्वल। तो वेट क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू अर्थ। तो रफली क्या हुआ, ये एक फोर्स हुआ, मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारी अर्थ है और ये इसके ऊपर जो रखी बॉडी है आप सेंटर की तरफ खींचती है, तो किस फोर्स के द्वारा खींचती है, एम इनटू जी। मतलब जो बॉडी का मास है उसको यदि हम जिस फोर्स से, जिस ग्रेविटी से वो खींच रही है धरती, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो गया, उसका वेट। तो वेट क्या है, वेट इटसेल्फ इज ए फोर्स। तो वेट को मेजर क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, हमेशा न्यूटन में मेजर करेंगे। तो वेट की एसआई यूनिट क्या हुई, न्यूटन्स, कितने न्यूटन, तो वेट की बात होगी तो न्यूटन की बात होगी, और मास की बात होगी तो किलोग्राम में होगी। अब जैसा कि हमें पता है कि एट ए गिवन प्लेस, किसी एक प्लेस पर अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के सरफेस अबो किसी एक फिक्स प्लेस के ऊपर कोई दो बॉडी रखी है, उनमें जी तो इक्वल है, गिवन प्लेस पर तो जी की वैल्यू इक्वल है। तो इन दैट केस, अब गिवन फिक्स प्लेस के ऊपर बात करते हैं तो जी की वैल्यू चेंज होनी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेट जो बॉडी का हम निकालेंगे तो किस पर डिपेंड करेगा, वो उसके मास पर। मतलब क्या हुआ, वेट क्या था, इज इक्वल टू एम इनटू जी। अब गिवन प्लेस कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया धरती के सरफेस पे ले लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर दो बॉडी रखी है, एक 5 किलोग्राम एक 10 किलोग्राम, तो जी तो फिक्स है दोनों के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास जो है ना, जो वेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया यहाँ पर। इसका मतलब रफली हम ये कह सकते हैं कि वेट ही मास है जब एट ए गिवन प्लेस की बात हो। तो मैं अब आपको पढ़ के बता रहा हूं, एज वी नो वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस। कोई भी एक गिवन प्लेस की बात करेंगे और हम 2 या 3 बॉडी ले लेते हैं, 2 बॉडी ले लेते हैं अलग अलग मास की, तब गिवन प्लेस में हम तो जी फिक्स हो गया, तो जी फिक्स हो गया तो वेट क्या है, एम इनटू जी। अब जी फिक्स है तो अभी किसकी प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली मास के। तो इन दैट केस वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। आप इस बात को समझिए, एंड इट इज ड्यू टू दिस रीजन, इसी वजह से, दैट एट ए गिवन प्लेस, किसी एक जगह पर, जगह फिक्स करने के बाद, वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए मेजर ऑफ इट्स मास। यदि जगह फिक्स कर दे एट दैट प्लेस, हम मास को ही वेट एज ए उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये आपको कही है, जो मैंने आपको लिखवाई है 4 लाइन, एज इट इज एनसीईआरटी में, मेरा काम था आपको समझाना, और आपको मुझे लगता है टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
आंसर करने से पहले या नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले अब हम करेंगे, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट में थोड़ी सी थ्योरी आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड एंड लिफ्ट से रिलेटेड थ्योरी बची हुई कुछ, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू।